44 में डाउट। हाँ 44 एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है, मैं थ्योरी देख रहा था तो इसमें जब ऐसा दे रखा होता है कि क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे है ना, सो ये जो लाइन लिखा ना, हुज क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आर स्क्वायर्स, तो इसका एक्चुअल मतलब ये है कि मैं इधर सॉल्व करता हूं। इसका ग्राफ ठीक है, जैसे हमने कल ग्राफ बनाए थे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक है y बराबर एक्स स्क्वायर ये है, और एक 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है y बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो उससे पहले जैसे क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहना ये चाह रहा है कि S कोई सॉलिड रीजन है whose base is a region of xy plane bounded by the curves this and whose cross section perpendicular to x axis are squares। ठीक है, तो इसका जो रीजन है ये स्क्वायर जैसा, ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो ये अगर मैं पर्टिकुलर, क्योंकि ये तो x फिक्स तो नहीं है ना, तो किसी पर्टिकुलर एक आर्बिट्री x के लिए, आर्बिट्री x हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे x -2 है, यहाँ पे x 2 है, कैसे पता चला मुझे, इन दोनों को सॉल्व करने पे, ये जो 8 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के इक्वल रखा, x बराबर +-2 आया। तो इस बीच में एक, क्योंकि ये यूनिफॉर्म तो है नहीं, मतलब कोई फिक्स, ये तो डिफरेंट लेंथ का है ना वैसा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये एक स्क्वायर बनाने हैं आपको, जैसे किसी पर्टिकुलर में इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो ये स्क्वायर एक तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो स्क्वायर जैसे आप बनाओ, तो ये लेंथ और ये लेंथ इसका फिक्स है। तो ये कहता गया, इसके पीछे की अगर आप स्टोरी देखोगे, थ्योरम जो थ्योरम है, जो इसका फॉर्मूला वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है जो वॉल्यूम होगा, मैं डायरेक्टली इतना स्टोरी नहीं बताता हूं, कि अगर क्रॉस सेक्शन जो रीजन बता रहा है ना, तो उसका एरिया जो है, जैसे मान लो AX है, AX dx, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, x की जो भी लिमिट है। अब AX क्या है, एरिया है उसका, किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बोल रखा है। तो यहां पर होगा क्या, जैसे इसमें स्क्वायर बोल दिया, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है स्क्वायर की जगह बोल दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहां आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कोई और है ना, जैसे रेक्टेंगल एरिया जहां उसमें लिखा है स्क्वायर है कि क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस स्क्वायर, तो जब लिखा रहेगा क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज या हैव एरिया, हैज एरिया AX, ऐसा मान लीजिए, तो इसका जो वो होगा ऐसा होगा। और जैसे इसका थ्योरम आप देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्च करेंगे मिल जाता है। तो क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, अगर ये वाला केस आता है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, सो हैज एरिया जो होगा, यहाँ एरिया जो आएगा फंक्शन ऑफ y आएगा, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा उस रीजन का, उसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन, सिमिलर ही है, ay dy, y की जो भी लिमिट है c to d, तो ये फॉर्मूला है इसका। मतलब एक थ्योरम है, प्रूफ भी देखना पड़ेगा उसके लिए, कैसे आया तो प्रूफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, कि जैसे मैं इस स्क्वायर बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ पर आएंगे तो उसके हिसाब से स्क्वायर बनेगा, तो ऐसा कहना चाह रहा है। तो होगा क्या, दिस लेंथ इज व्हाट, अब बताइए मुझे, जैसे ये कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर, नहीं 8 माइनस एक्स स्क्वायर, 8 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस कर्व इज, जो लोअर कर्व है, दिस नो, ये लोअर कर्व जो है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये लेंथ कितना है, क्योंकि x तो फिक्स नहीं है ना, -2 से 2 में कुछ भी हो सकता है, तो एक आर्बिट्री x के लिए व्हाट इज दिस लेंथ, स्क्वायर का साइड क्या है,
साइड ऑफ स्क्वायर बताइए, ये तो निकाल सकता है ना, ये लेंथ तो निकाला जा सकता है x के टर्म में। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, यहां ax क्या होगा, अरे मुझे ये बताओ आप लोग, जैसे अभी रीजन मैंने ऐसा बनाया ना, ये अभी रीजन ऐसा बना दिया मैंने, तो मान लो ये लेंथ जो है y, ये है y1 और ये है y2, तो ये वाला लेंथ कितना होगा बीच का, तो y1 माइनस y2, हाँ जो लार्जर उसमें से, अगर ये वाला मैं बोल रहा हूं कि दिस कर्व इज y1 एंड दिस इज y2, तो ये जो बचा है दिस विल बी y1 माइनस y2, तो सेम यहां भी तो है कि ये जो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक y1 जो कि ये 8 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहां से यहां तक जाएंगे तो y2 जो कि x स्क्वायर है, तो ये बीच का फंक्शन ऑफ x क्योंकि इधर मूव करेंगे तो यहाँ लेंथ अलग आएगी क्योंकि x पे डिपेंड करेगा ना वो, दिस विल डिपेंड ऑन x क्योंकि ये है, तो यहाँ पे जो साइड बोल रहा तो क्या आएगा, दिस लेंथ जो कि है y मतलब 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेंथ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दिस लेंथ कितना है x स्क्वायर, सो 8 माइनस 2x स्क्वायर। ये अगर मैं आर्बिट्री एक स्क्वायर बना रहा हूं यहाँ पे, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, तो ऐसा बना रहा हूं तो उसका जो साइड होगा दैट इज 8 माइनस 2x स्क्वायर, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा 8 माइनस 2x स्क्वायर इनटू 8 माइनस 2x जी, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन है, ये थ्योरम है, जब भी आपको क्रॉस सेक्शन वर्ड मेंशन हो उसमें दैट इज अ स्क्वायर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारा ax यूज करेंगे हम, तो स्क्वायर अगर मान लो उस तरह का होता कि बोलता अगर मान लो बोलता इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम ऐसे सोचते इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से तो ये लेंथ कितना होता, तो उसके हिसाब से हम लेंथ फाइंड करते, फिर उसके हिसाब से एरिया फाइंड होता, ये है, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यूज करते हैं। सो इसमें क्या होगा, अब आप ये थ्योरम लगाइए, तो ये जो थ्योरम है ये अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ax dx a to b, तो ये जो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो जो वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम जो इन्होंने पूछा है, द इंटीग्रेशन हमारा x है -2 से 2, तो -2 से 2, ठीक, तो -2 से 2 8 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए, बताइए क्या आएगा। अब सॉल्व करके आप लोग थोड़ा टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए आराम से, आसान है ये। सो ये ऐसा कुछ आएगा 136.55 ऐसा कुछ आता है, आप चेक कर सकते हैं इंटीग्रेट करके, चेक कीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर, पहले जो खोलो इंटीग्रेशन तो आसान है, इससे आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर यूज हुआ, यहाँ दूसरा फिगर रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज होगा, यहाँ कोई और रेगुलर फिगर है हेक्सागोन है तो हेक्सागोन का एरिया यूज होगा उसके हिसाब से, यहाँ पे ax की जगह, बाकी फॉर्मूला यही है ax का होल स्क्वायर दिस, और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, जब परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बोलेगा, अगर बोलता परपेंडिकुलर टू y एक्सिस तो मुझे इसके हिसाब से सोचना पड़ता, तो यहाँ पे मैं ये लेंथ बनाता, फिर तो ये ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ y आता फिर इस तरह से। चलिए तो 44 आ जाएगा, कर लेंगे कैलकुलेट आप लोग। नेक्स्ट बताइए जिन लोगों ने ट्राई किया, डाउट बताइए। 2009 कोई भी पेपर में पहले 2019 को बताओ, उसके बाद आप कोई भी पेपर से पूछ सकते हो, 19, 20, 21, 22, 23 पांचों पेपर गेट का, गेट स्टैटिस्टिक्स का अभी तक 5 ही पेपर हुआ है, किसी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, जो आज सॉल्व होगा ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये है, बताइए। तो 44 तो हो गया। कुछ डाउट है आप लोगों को या नहीं है? क्योंकि आज डाउट क्लास ही है, स्पेशली है तो ठीक, नहीं तो हम क्लास ही स्टॉप करेंगे। सर क्वेश्चन 26 में थोड़ा सा प्रॉब्लम
ओके क्या था 26? तो 26 में क्या है जी बताइए। हाँ 26 का आप हिंट तो दे रहे थे लास्ट क्लास में। सर उस हिंट में से नहीं हो रहा सर, चूक रहा था। अच्छा बाकी लोग देखिए 26 जो है एक क्वेश्चन है कि एन आपके पास -1 की पावर n + 1 अपॉन n फैक्टोरियल है। अरे वो डाउट मैं फिर से कर रहा हूँ, डाउट उन लोगों का है जो एक एक क्वेश्चन करेंगे, जो ऐसे ही स्कैन करेंगे ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, तो आपको लगेगा सब हो जाएगा और फिर आप ही होंगे जो एग्जाम में फिर आपसे कुछ नहीं होगा। ये चीज है, ऐसा होगा क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको ऐसे लगता रहेगा हो जाएगा कर लेंगे और जब तक सॉल्व करके देखोगे तब आपको एक्चुअली में पता चलेगा आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो कितने नहीं। तो ज्यादातर कर दो कुछ फंसेगा, एग्जाम में वही है, तो आपको देखना है कि कितना आप कर पाते हो। अगर ज्यादा क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में ज्यादा अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। आप घर पे ही नहीं कर पा रहे हो, घर पे नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में अचानक कोई जादू नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। वहां भी अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो, 20 25 30 मार्क्स यूं अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन क्वालिफाई करने का वो 50 60 70 नंबर के अच्छे से ट्राई करना पड़ेगा। इसमें 30 40 50 नंबर भी आ गए तो अच्छे रैंक आ जाएंगे। ये सब कुछ पता ही है आपको, लेकिन एक होता है मेहनत, मतलब करना ना बहुत मुश्किल काम है। हमें लगता है आसान है लेकिन हम करते नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं है। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, डाउट किसी को नहीं है, अभी सॉल्व करने को बोलूंगा कोई नहीं कर पाएगा आप में से, ये है ये एक दो कर लेंगे, अदरवाइज मतलब ऐसे डाउट जैसे पूछ रहा हूँ तो एक दो लोग डाउट पूछ रहे हैं और वैसे वो नहीं पूछते, बाकियों को लगता हो ही जाएगा। बाकी लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा और क्यों होगा। किसी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आया, कैसे सॉल्व किया बताइए मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ आएगा आपका अप्रोच क्या है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ अपने तरीके से, जरूरी थोड़ी कि आप इसी तरीके से करेंगे। आप प्रिपरेशन में सीख रहे हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने तरीके से ट्राई करना पड़ेगा। ये है, तो आपको समहाउ सीखना है, तो आप सॉल्व करके देखो अपने तरीके से क्या आंसर आएंगे आपके। यहाँ पे जो ए एन है वो अगर ओपन करेंगे आप तो एन तो लिखे हुआ है -1 की पावर n+1 अपॉन n फैक्टोरियल, है ना। तो जो bn है वो कुछ और नहीं है ना, इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो bn इज नथिंग बट, ओपन करेंगे तो b 0 है तो a को 0 रखेंगे
तो -1 रहेगा, फिर 1 रखेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल, फिर ऐसे होगा -1/2 फैक्टोरियल, फिर +1/3 फैक्टोरियल, -1/4 फैक्टोरियल। और ये कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। n में क्या होगा? सो यहाँ से मतलब ये मैं बस bn देख रहा हूँ कैसा बनेगा। तो यहाँ से आप देखिए ठीक से, तो b0 की वैल्यू कितनी है? b0 लिखेंगे जस्ट a0 के इक्वल होगा। b0 इज जस्ट, क्योंकि an है ना, तो a0 होगा। a0 क्या है? -1, तो ये -1 है। b1 की वैल्यू कितनी है? b1 होगा a0 + a1, तो -1 + 1 0, 0 टाइम x। फिर b2 कितनी है? तो b2 होगा a0 + a1 + a2, ये पहले 3 का सम, तो ये तो 0 ही हो गया मिलके, तो -1/2। सो तो -1/2 x²। b3 कितनी है? तो a0 से a3 तक, यहाँ तक, तो ये खत्म। तो ये जैसे 1/3 फैक्टोरियल -1/2, मतलब 1/6 - 1/2, तो जो भी आएगा, है ना। इस तरीके से ब्रेक हो रहा है ये। अच्छा, मैं अगर लिखता वैसे तो भी वैसे दिख जाता। तो आपको देखना किसका एक्सपेंशन ऐसा बनेगा। सोचिए आप कि इनमें से किसका एक्सपेंशन इस फॉर्मेट पे होगा। तो मैंने जस्ट आपको ये समेशन bn xn लिख दिया है। ये है, मैं जनरली करूंगा ऐसे, मैं ऑप्शन के थ्रू जाता हूं। तो आप एक्सपेंशन जानते होंगे 1/1 + x का या 1/1 - x का। कहां से स्टार्ट करें? सो वी नो एक्सपेंशन ऑफ e की पावर -x कितना होता है? ठीक है, इस तरीके से ये e की पावर -x है। अब जैसे 1/1 + x, इस तरीके से है। और क्या ऑप्शन में है? तो बाकी में यही 1 + x 1 - x दिख रहा है। तो मुझे ऐसा है ना, जैसे a और d देख के थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि एक जैसा ही है। यहाँ बस डिवाइड किया 1 + x से और यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मैं यही ट्राई करता हूँ, a और d में से पहले ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। तो 1 + x को अगर आप e की पावर -x से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करो 1 + x से, तो सोचो आप सीधा, मैं अगर इसको 1 + x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 1 + x टाइम e की पावर -x। खोलिए, तो 1 को 1 + x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x रहेगा, -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + x², नहीं -x - x²। मतलब मैं कह रहा हूँ 1 + x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -x। हाँ, क्या है? पता नहीं, आंसर तो मुझे नहीं पता है। बाकी लोग बताइए क्या आंसर है। ऑफिशियल आंसर की मैं देख लूं। सी है। नहीं देख के बताइए आप, ये आप पे डाउट है ना? ऑप्शन सी है सर। ओके, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके देखो, ये भी मैं ट्राई करता हूँ, तभी ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ से 1 + x - x - x², मतलब क्या बनेगा एक बार टर्म देख लेते हैं क्या है। दूसरा अप्रोच भी डायरेक्टली जैसे हम सब्जेक्टिव प्रूव करते हैं वो अप्रोच भी है, उससे भी हम कर सकते थे। तो वहां प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। सो ओके,
ठीक है, उससे आसान मतलब हो सकता है कि वहां क्या है कि टर्म की वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे बी नॉट की जगह आप रख दो, वैसे ही अगर पुट करना चाहो, जैसे मैं तो एग्जांपल से कर रहा हूँ ना, वैसा अगर नहीं पुट करो, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो भी हो जाएगा, फिर यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। एक एक टर्म को अलग अलग कर दो तो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। तो 1/1 माइनस एक्स, तो उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जिससे भी आएगा ब्रेक तो करना पड़ेगा। क्या बन रहा है इससे, तो वही चारों से मुझे लग रहा है ब्रेक करके देखना पड़ेगा किससे मैच कर रहा है वैल्यू, तो वहां से आ जाएगी। तो ये 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर रहा था, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसा चलेगा। अब देखो इतने टर्म से डिसाइड हो जाएगा, ये एक्स एक्स कट गया ना, अब माइनस से यहाँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ अगर माइनस आप मल्टीप्लाई करते हो, मान लो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम ई की पावर माइनस एक्स, तो -1, इनको ऐड करना चाहो ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरह से कुछ टर्म्स बनेंगे। तो यहाँ क्या आया था, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो -1/2 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ +1/2 एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, +1/2 है, तो इसीलिए ये तो आउट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके आप कंपेयर कर सकते हैं, चार टर्म निकाल लेंगे सब में ना, मतलब इन सब का एक्सपेंशन या तो लिख सकते हो तो आप लिख लो इन सब का, इसका इनटू एक्सपेंशन ऑफ दिस, दोनों का प्रोडक्ट करो, पहले चार टर्म सबके लिख लो। मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पे क्या है, e की पावर -x का एक्सपेंशन लिखो और 1/1 प्लस x का एक्सपेंशन लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो पहले चार टर्म लिख लोगे। सबसे छोटी डिग्री वाली टर्म क्या होगी, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x स्क्वायर क्या, x क्यूब x4 तक लिख लो, चार टर्म इसके, इसमें भी ऐसे इसमें भी ऐसे, फिर देख लो किसके साथ मैच करेगा, यहाँ लिख ही रखा है मैंने, तो ये किसके साथ मैच करेगा, तो ऐसे कर सकते हो सिंपल, सब में एक्सपेंशन लिखूंगा। नहीं तो दूसरा है कि पूरा प्रॉपर लिखने में कर तो सकते हैं, यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा, है ना। अगर आप प्रॉपर ट्राई करूं सॉल्यूशन सब्जेक्टिव टाइप का, तो ये कुछ ऐसा है, समेशन bn x की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो bn को रख देंगे a1 प्लस a2 अप टू an x की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा वैल्यूज जब रखोगे आप a1 की, a2 की, a3 की, ये बनेगा ना, तो तो a1 टाइम्स दिस, जैसे ये तो लिखा था मैंने, तो यहां से देखना पड़ेगा ऐड हो गया क्या आएगा, सो लाइक b0 प्लस b1x, जैसे b2 x स्क्वायर, b3 x क्यूब एंड सो ऑन। तो यहां से जब लिखोगे ये तो a0 है, a0 प्लस a1 टाइम x, a0 प्लस a1 प्लस a2 x स्क्वायर, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 x क्यूब, ये है आपके पास। अब इसको अब देखना पड़ेगा किस पे फिट बैठेगा, है ना, तो उसके हिसाब से अगर आप a0 कॉमन लेंगे तो क्या, कोई है नहीं सर, क्या नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स है, शॉर्टकट ट्रिक आप ढूंढो ना, मेरे पास तो नहीं है अभी। So radius of convergence methods. वो रेडियस Yes. ऑफ कन्वर्जेंस में किया था लेकिन वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी सही है। जैसे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे तो 1 है ना, 1/r जो होता है, रेडियस r इज द रेडियस, तो ये आप उससे कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो ये क्या होगा, bn प्लस 1/bn, ये निकाल के देखिए, ये भी कर सकते हैं फिर रेडियस को, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में से इक्वल आ गया कई का, तो ये भी तो हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है ना, ये इसमें तो मुझे लग रहा है सब कन्वर्जेंट है, तो यहाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आएगी,
छोड़ ही रहा था। क्योंकि उसमें कई सारे का सेम ही रेडियस आ गया तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली मैच करवाना है। तो ये कर सकते हैं आप इससे। देखो समहाउ एफर्ट्स करना, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आसान नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे, कुछ एवरेज, कुछ डिफिकल्ट। तो जो डिफिकल्ट वाले हैं उसमें टाइम तो लगेगा, या कॉन्सेप्ट डीप यूज होगा जो आपको पता होना चाहिए उस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये है, तो सारे क्वेश्चन, हर मुश्किल पेपर में भी कुछ क्वेश्चन आसान रहे, जो पेपर बहुत डिफिकल्ट भी था तो कुछ क्वेश्चन तो आसान होते ही हैं। ये है, तो यहाँ से ओपन करो, इससे करो, इससे कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, मान लो 1 आ जाएगा तो उससे क्या मिलेगा आपको, है ना, ये लिम्सुप होता है ऐसे, तो इसका तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, इससे ठीक है ना, मैं तो इससे किया, इससे मैच कर जाएगा। इसका एक्सपेंशन लिखे, इसका लिखे, सबका एक्सपेंशन लिखो, 4-5 टर्म लिखो, देखो किसके साथ ये कोइंसाइड कर रहा है 4 ऑप्शन में से, वो करेक्ट ऑप्शन। अभी करके देखो, सॉल्व करके देखो, ये छोड़ दिया सर ने, बता दिया हो जाएगा। सॉल्व करके आप देखो, आंसर आने चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर आप जब यही क्वेश्चन सॉल्व करो तब फिर आपको पता हो कि आपने कैसे सॉल्व किए थे, या एटलीस्ट दोबारा कर पाओ। नेक्स्ट बताइए। 27 में क्या डाउट है? 2020 का 27 हो गया कि नहीं? मुझे समझ नहीं आया। हाँ जी बोलो, में आपको कौन सा क्वेश्चन डाउट है, 20 या 27? 2020 में 27। अच्छा 2020 में 27, वेट करो। 2019 में किसी को डाउट है? सर इसमें जो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है और ये जॉर्डन ब्लॉक बनाने का है, इसका थोड़ा अगर थोड़ा थ्योरी बता देते तो अच्छा रहता। हाँ थ्योरी मैंने पढ़ाया, आप बैच 5 के वीडियो देखिए। बैच 5 में एक क्लास में मैंने प्रॉपर वही पढ़ाया है, क्या बोलते हैं उसे, जॉर्डन ब्लॉक पढ़ाए हैं, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो 1 घंटा उसमें लगेगा। तो आप बैच 5 वाला वीडियो जाइए, बैच जो टॉपिक में डाउट है, क्योंकि बैच 5 में पूरा सिलेबस 100% सिलेबस है गेट का, जो जैम के बाहर का है। जैम वाला सिलेबस बैच 1 बैच 2 में कवर्ड है, तो वैसा है। तो बैच 1 बैच 2 में सेम पढ़ाया मैंने, कोई एक देख सकते हैं आप, अगर जैम वाले टॉपिक में डाउट हो तो बैच 1 या बैच 2 किसी एक की वीडियो देख सकते हैं। और गेट वाला जो सिलेबस है, तो जॉर्डन ब्लॉक, मिनिमल पॉलिनोमियल, ये हमने कवर किया है बैच 5। वहां जाकर अगर वीडियो सर्च कीजिए कहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, या मेरे चैनल पे जाकर, ऐसे तो नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइवेट है वो, तो वैसे चैनल पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लिंक से ही जा पाएंगे आप। तो वो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए एक एक नाम किसमें मैंने वो लिखा हुआ है, मिनिमल पॉलिनोमियल या जॉर्डन ब्लॉक, जहाँ लीनियर पढ़ाए होंगे। और गेट बैच 5 में ऐसा पढ़ाया मैंने, एक साथ सारे टॉपिक पढ़ाए, ऐसा ऑल्टरनेट नहीं चल रहा था। जब लीनियर चल रहा है तो पूरा लीनियर ही चल रहा है, जब एस्टिमेशन है तो एक साथ एस्टिमेशन है, जब हम लोग जब मार्कोव चेन पढ़ा तो पूरा मार्कोव चेन एक साथ होगा, ऐसा गेट में होगा। तो पढ़ के देखिए, उसमें समझ आएगा, इजी है। हाँ जी, तो 19 के पेपर में और किसी को डाउट है, क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। आप बताओ क्वेश्चन नंबर क्या है, और आप ये देखो आप क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपको पता है मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पता है आपको क्या होता है? हां क्या आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या आएगा? ये वो x-4 का होल स्क्वायर, वो x-2 का होल स्क्वायर। और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में और मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है? कि ये कह सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट बोल सकते हैं। यस, जिसमें सारा आइगन वैल्यू इन्वॉल्व हो। यस। तो इसमें क्या देखिए, 4 पॉसिबिलिटी हैं, तो इसके पास यही चारों पॉसिबिलिटी हैं, चारों में से कोई भी मिनिमल हो सकता है। अब क्योंकि चारों इसका फैक्टर्स कंटेन कर रहा है, सारे फैक्टर कंटेन कर, मतलब हर आइगन वैल्यू कंटेन, इससे इक्वल टू 0 पुट करने पे सारी आइगन वैल्यू यहाँ से भी आनी चाहिए, यहाँ से भी आनी चाहिए। ये है, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं विदाउट मल्टीप्लिसिटी यहाँ प्रेजेंट होगा। तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मिनिमल है? हाँ, तो इतना ही सीखना है आप, इसके लिए आपको 1 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पता क्या है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे थ्योरी सीखे हैं। अगर मैं 10 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लूं मिनिमल पॉलिनोमियल पे, आप मुझे 100 क्वेश्चन दे दो तो उसमें 90 में सॉल्व कर दूंगा। अगर मैं 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किया मिनिमल पॉलिनोमियल का, उससे मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब उसके बेस पे मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि उसके थ्रू मैं कॉन्सेप्ट तो सीख रहा हूँ। तो
तो यहाँ जैसे क्वेश्चन है, आपको मिनिमल किसी को नहीं पता है तो उसको यहाँ से पता चलेगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो, या मैं अगर करा रहा हूँ बता रहा हूँ ना क्या होता है, तो यहाँ से एक चीज समझ आती है कि ओके, जैसे आप यहाँ फंस रहे हो कि कैसे पता चलेगा कौन सा मिनिमल है, सारे फैक्टर कंटेन कर रहा है। तो सिंपल इसका लॉजिक है कि आपको बस ये जानने की जरूरत है कि किस इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। द लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल या लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जिस जो मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स पुट करोगे, अगर a माइनस आई और a माइनस 2i अगर ये जीरो मैट्रिक्स आ गया तो ये वाला मिनिमल होगा। अब करो, इसमें पुट करो, तो मतलब वो पॉलिनोमियल जो सेटिस्फाई, अगर ये नहीं आया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगला चेक करो, इसमें अगर जीरो आ गया तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, इसमें नहीं आया तो ये नहीं है, इसमें जीरो आ गया तो ये मिनिमल है। तो स्टार्ट लोअर डिग्री से ही करना है, क्योंकि इसमें पुट करने में जीरो तो आएगा ही कैली हैमिल्टन थ्योरम से। तो बस आपको देखना है कि लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे, हो गया। अब आप मिनिमल पॉलिनोमियल कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली आप फाइंड कर पाएंगे। तो इसके लिए अब 1 घंटे की थ्योरी रखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो बस क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी समझो आप। अब जॉर्डन लॉ का कॉन्सेप्ट देख लो। अब बताओ जॉर्डन लॉ वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन था वो? 6 नंबर था। देखो तो क्या था, लेकिन वही थोड़ा ये डाउट था कि मतलब जो डिसाइड कैसे करते हैं कि हाँ ये मुझे एक तो a to the power 4 equal to 0 दिया है। हाँ, ये चीज पता चला कि a to the power 3 जो does not equal to 0 मतलब कि 3 का तो बनेगा नहीं, मैक्सिमम तो इसमें बनेगा 4 का ही ब्लॉक बनेगा, 4+4 का। और उसके बाद बचा 2 हमारे पास, तो 2 में या तो 1 बनेगा या तो 2 बनेगा। तो ये इससे समझ में आएगा तो बन गया, लेकिन एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है। इसका जॉर्डन लॉ बनाइए, इसका जॉर्डन लॉ क्या होगा? अब जैसे आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दें सेम टाइप के। जब सेम टाइप के सॉल्व करेंगे तो मुझे आइडिया लगने लगेगा, अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। देखो जरा, मतलब कम टाइम में सीखने का ये तरीका है। वरना ठीक है, पहले हम लोग इसलिए पूरा थ्योरी पढ़ाते हैं 6 महीने, फिर अगले लास्ट के 3 महीने में PYQ कराते हैं, फिर 3 महीने मॉक टेस्ट कराते हैं। तो वो एक सीक्वेंस है जिसके पास बहुत टाइम है। अब एंड पॉइंट पे आपको तो यही सीखना है कि इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच है, इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच है। उन अप्रोच को कलेक्ट करते करते एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा आपको कि ये टॉपिक ऐसा है, ये चीज है। अब मिनिमल पॉलिनोमियल हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, किसी भी ग्रेड पेपर में डालो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन होगा उस पे, ये है। अब बताओ इसका जॉर्डन ब्लॉक बना के बताओ क्या होगा? अच्छा इसमें पहले आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आता है तो बताओ। ये देखो 12 का आंसर की में क्या आंसर है? ऑफिशियल आंसर ये बताओ क्या आंसर? बी। ओके, तो मुझे ये पता चल गया कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x-1 होल स्क्वायर है, x-2 है। बताओ जॉर्डन मैट्रिक्स इसकी क्या होगी? अब यहां से खुद दिमाग लगाओ ना, जो आपने सीखा है। अब सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं, बोलिए भाई, बाकी लोग बताइए कोई भी। एक तो 2x2 का बनेगा ही बनेगा। देखो इसमें क्या है, 4 आइगन वैल्यू है 1 1 2 2। देखो ये मैंने आइगन वैल्यू लिख दिया 1 1 2 2। अब मुझे डिसाइड करना है कि इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक किस ऑर्डर का होगा। तो बताओ क्या होगा? जो 1 1 है वो तो 2x2 का बनेगा। पर ये मुझे अपना जॉर्डन ब्लॉक से नहीं करवाया था आपने तो। बाकी लोग बताओ जो लाइव क्लास किए थे, जॉर्डन ब्लॉक कराए थे कि नहीं? सर हाँ आपने कराया था, लेकिन ये तो आपने ऐसे नहीं करवाया था। आपने तो डायरेक्ट बोला था कि मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए स्क्वायर करके आपने बोला था कि उसका वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब वो। तो आप इसमें बताओ डिवीजन करा करो, ठीक है ना। हाँ, अभी इसका मतलब ये नहीं आपको BSc की चीजें जो याद नहीं, इसका मतलब BSc में सिलेबस में नहीं था या प्रोफेसर ने नहीं पढ़ाया था। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको मान लो किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि स्कूल में आपके टीचर ने स्क्वायर रूट नहीं पढ़ाया होगा। डिवीजन काहे नहीं करते आप? जाके देखिए वीडियो दोबारा, पूरा एक क्लास में मैंने जॉर्डन ब्लॉक ही पढ़ाए हैं। नहीं मतलब ये क्वेश्चन का आपने ऐसे अप्रोच से नहीं कराया था, वहां जाकर तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है वहां पे। हाँ आपने वो स्क्वायर करके। आप रिवीजन करो। एक्चुअली क्या है ना, आप झूठे बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हो और इसमें आपका ही लॉस है। करियर आपका खराब होगा, मेरा खराब होगा। आप झूठ बोल के मुझे बेवकूफ बना दोगे, लेकिन उसमें क्या मेरा रिजल्ट खराब हो रहा है एग्जाम में कि आपका खराब हो रहा है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट थोड़ी कि मैंने कराया नहीं कराया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आता है कि नहीं आता है। ये चीजें तो आपको सीखना है। और मैंने कराए हैं, नहीं कराया था आप पूछो, आपने पहले क्यों नहीं बताए? अब पहली बात तो मैंने कराए हैं, भी बता रहा हूं मैं।
तो आपको ये कंप्लेन ये ना करने में आपको सीखने में फोकस करना चाहिए कि आपको ये क्यों नहीं आता है। आपको सीखना पड़ेगा ना, हाउ व्हाई डू, आप क्यों नहीं जानते ये चीजें, आपको जानना चाहिए। ये तो आपने में से पढ़ा होगा, तो सीखो ना। इसमें मत डालो कि आपने कराया नहीं कराया। अरे मैं करा भी दिया, मैंने जितना करा दिया कि आपको सब आता है, नहीं आता है। क्या आप रिवीजन नहीं करते ना? आप रिवीजन करो, जाके पुराने लेक्चर दोबारा देखो, आप जॉर्डन ब्लॉक का टॉपिक जाके देखो और उसमें देखो मैंने कराया कि नहीं कराया। पूरा एक क्लास इसी जॉर्डन ब्लॉक पे पूरा क्लास में लिया था 1-2 घंटे का। ये चीज आप रिवीजन करते नहीं, बस हवा में तीर मारते रहते हो। मैंने इतने लेक्चर लिया, आप पूरा वीडियो देखते रहोगे तो आपके खत्म। गेट बैच में 50 लेक्चर हो गए, जैम में 120 लेक्चर, 180 लेक्चर अराउंड टोटल है। 180 लेक्चर आपने देखे दोबारा देख भी नहीं पाओगे, ये है। तो आपको बस वो देखने की जरूरत है जहाँ पे डाउट्स हैं, वो देखो ना। जैसे आपको यहाँ प्रॉब्लम है तो वो वीडियो जाकर देख लो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से भी नहीं होगा। मैं हर बार कहता हूँ वीडियो आप वही देखो जहाँ डाउट्स हैं। अब आपको नहीं पता, जैसे मान लो आपको लगता है मैंने नहीं कराए, तो आप ये मुझे बोलने के बजाय आप चेक करते, पहले आप चेक करते ना, वैसे बोल देते हो कुछ भी कराए नहीं कराए। मैंने पूरा 100% सिलेबस कराए हैं, ये चीजें हैं। ठीक है जी। तो यहाँ क्या बनेगा, ये i माइनस, और मुझे ये सब क्यों आता है, ये सब गेट के सिलेबस में, जैम के नहीं है। तो गेट का मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पढ़ाए हैं, वरना मुझे खुद देखना पड़ता फिर कराना पड़ता। ये चीजें हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सब कुछ आता है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। ये चीजें हैं तो मुझे याद इसलिए क्योंकि मैंने कराया है, ये रिसेंटली कराया है। ठीक है। यहाँ पावर क्या है इसका, 1 है, तो इसका क्या मतलब है, ये आगे मतलब 2 करस्पॉन्डिंग। हाँ, तो इसमें तो हो गया, ये जॉर्डन मैट्रिक्स है इसका। तो मतलब इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर जॉर्डन ब्लॉक फाइंड करना होगा, सबसे पहले मिनिमम पॉलिनोमियल निकालेंगे और उसके बाद उसका जो पावर होगा उसी हिसाब से हम लोग उसका ब्लॉकिंग करेंगे। जी जी। और कुछ इसमें ऐसा कुछ मेनली यही है। तो क्वेश्चन देखो उसके थ्रू समझ आएगा, क्योंकि वो डिफरेंट वो है। ठीक है। अब देखो 1-2 और क्वेश्चन है हर साल। एक जॉर्डन ब्लॉक का 2021 में भी एक क्वेश्चन है, आई थिंक 22 में भी है। इस तरह से कुछ इनडायरेक्टली है, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट है। चाहे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ, ऐसा कुछ पूछा हुआ है, एक नलिटी पूछा हुआ है जिसमें ये चीजें हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाएगा तो ये हो जाएगा सारा। मतलब मैंने पढ़ा है पहले तो थोड़ा भूल गया। हाँ, जो भी आपको डाउट है बैच 5 वाले वीडियोस है उसमें जाकर देखिए, गेट वाले टॉपिक में। वहां मैंने एक्चुअली ये सब क्वेश्चन वहां भी एक बार हो चुका है। जो पीवाईक्यू है एक बार टॉपिक वाइज हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। जब सिलेबस में पढ़ाता हूँ तो साथ में पीवाईक्यू भी कराता हूँ एंड में। एटलीस्ट जो सिंसियर बच्चा है उसने तो किया ही है साथ में। जो नहीं हुआ तब भी डाउट क्लास होता था कि इस लीनियर अलजेब्रा में कोई भी डाउट हो पूछो, ऐसा क्लास हुआ है वहां पे। अब जिसने नहीं पूछा तो उसकी गलती है, तुमने नहीं ट्राई किए तब, तुम्हें तब पूछने चाहिए थे। नहीं पूछे तो अब पूछ लो, ये चीज है। लेकिन सीखना तो आपको है ही, नहीं सीखोगे तो आपके रिजल्ट खराब होने हैं। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, आपका काम है वो आपको करना है। तो आपका काम है रिवाइज करना टाइमली, पीवाईक्यू रिपीटेडली सॉल्व करना, मॉक टेस्ट करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, सिलेबस रिवाइज करना, ये आपका काम है। नहीं करो, जो बच्चा कर रहा है उसका रिजल्ट होगा, आप नहीं कर रहे हो आपका नहीं होगा। ये है। मेरी कोई सेटिंग वोटिंग थोड़ी है कि आपने कोचिंग मेरा ज्वाइन किया तो मैं गेट वालों को बोल दूंगा ये मेरा स्टूडेंट है, इसका फर्स्ट रैंक दिलवा दो, ऐसा थोड़ी है। मेहनत आपको ही करना, मैं तो सिखाने के लिए हूँ। बताइए नेक्स्ट जिसका डाउट। 19 में कोई डाउट किसी का बचा है? ठीक है, 20 में आते हैं। अब वापस 19 में फिर मत बुलाना जिनका है। इसलिए बोलता हूँ जब भी क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करते हो एक पेज ले लो, उस पर लिख लो कि इस ईयर में ये डाउट है, ये क्वेश्चन डाउट है। जब डाउट क्लास हो तो उस तरह पूछो कि इस तरह से है, और ट्राई करके आओ फिर पूछो आप कोई भी। ठीक है। सो 19 में आपका डाउट था, 2020 में 27 नंबर। अच्छा, मैं वापस क्यों जा रहा हूँ, इसी में है ना। तो हाँ जी, इसमें क्या डाउट है आपको?
फॉलो मी, बताइए। ऑप्शन बी कैसे? पहले तो आपके पास गेट का सिलेबस है। पहली बात, हमने टेबल मैंने जहां भी आप पढ़ रहे हो, जो भी लोग हैं, जैम और गेट का सिलेबस एक बार प्रिंट करा लो। एक पेज का दोनों सिलेबस है, एक या 2 पेज का जो भी है। तो जैम और गेट का ना, एटलीस्ट आप अगर गेट की तैयारी करो तो सिर्फ गेट का करो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट गेट का सिलेबस आपके पास हो, और रोज एक बार ना सो के उठो तो पहले गेट का सिलेबस देखो। आप मुझे ये बताओ, क्या उस सिलेबस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहीं लिखा हुआ है गेट के सिलेबस में या जैम के सिलेबस में? नहीं सर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। फिर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इसका? है ना? तो सिलेबस रोज देखो कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, ये चीज है। पीवाईक्यू सिलेबस है ना, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है एग्जाम के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, कि आप सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कितनी तैयारी पहले से है, कितनी तैयारी करनी है। क्योंकि आपने बीएससीएमएस में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं जो गेट के सिलेबस में ऑलरेडी है, वही बीएससीएमएस वाला है। लेकिन फिर आपको पीवाईक्यू ये बताएगा कि आपका क्या लेवल है, क्वेश्चन का क्या लेवल है, उस हिसाब से आपको अपना लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा। बताइए और डाउट बताइए 2020 के। सारे क्वेश्चन नहीं करने, आप सिलेबस देखो, क्योंकि सिलेबस हर साल रिवाइज होते रहते हैं गेट के। क्योंकि आपको पता है ना, हर साल अलग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करती है, तो वो अपना सिलेबस अपलोड करती है हर इंस्टीट्यूट कि इस साल का ये सिलेबस रहेगा। ये है। नेक्स्ट सर, जो एलटी वाले क्वेश्चंस आते थे ना जैम में भी, मैट्रिक्स फॉर्म में रहते थे, अल्फा बीटा फॉर्म में, तो वो सब अब है ही नहीं है। हाँ, अब नहीं हो। जैम में पहले थे सिलेबस में, अब नहीं है। हाँ, इस बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है। जैम में भी नहीं, गेट में भी नहीं है। टू 2019, 20, 21, 22, 23 गेट के किसी पेपर में कोई भी डाउट है बताइए, मैं भी ट्राई करूंगा। ये होगा ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये है, समझ नहीं आया? जोर से बोलिए। 47। जी, क्या डाउट है इसमें? यहाँ पे क्रिटिकल डिवीजन कैसे निकालना? क्रिटिकल डिवीजन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। आपने वीडियो देखे हैं इसके, जो गेट 2000 ये 20 वाला है ना। अब दिक्कत क्या, जो बच्चा लाइव क्लास कर रहा है उसके लिए ठीक है, क्योंकि वो सारा अपडेटेड है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप अगर वीडियो देखोगे, इसके 5 वीडियो बने होंगे, क्योंकि 5 अलग अलग दिन मैंने क्लास लिया होगा, तो इसके 5 वीडियो बने। आपको जाकर ढूंढना पड़ेगा कि इसमें ये कराया, ये मैंने कराए हैं क्वेश्चन, डिस्कस करा हुआ, तब शायद पूरा सॉल्व ना किया, उसके बाद सॉल्व किया मैंने, तो ये बताया भी है कई बार। तो क्रिटिकल डिवीजन क्या होगा, इसका रेशियो निकालिए आप, क्या होगा। अभी रिवाइज नहीं करते हैं या लाइव में रेगुलर नहीं है आप। ये मैंने जब डिस्कशन करा तभी कराया क्वेश्चन मैंने, ये बताया था कि ये क्या है, रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन के बेस पे क्वेश्चन है। रेशियो निकालिए ना, लाइक्लीहुड रेशियो। आपने लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पढ़ा आपने? हाँ सर, इकोनॉमिक्स बाय इकोनॉमिक्स। हाँ, तो कीजिए इसको, LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू के, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहता है ये क्रिटिकल डिवीजन होगा। अब समझिए, इसका रेशियो निकालिए यहाँ से, 10/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/12। तो ये मोनोटोनिक है रेशियो। F0 अपॉन F1 निकाल रहा हूं, क्या ये मोनोटोनिक है कि नहीं? मतलब मोनोटोनिक कैसे डिसाइड करते हैं कि x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो ये जो वैल्यू है तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी मोनोटोनिकली, तो क्या ये या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्या है ऐसा? 10/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/12 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, और आपने ये पढ़ा हुआ है चीजें कि gx इज लेस देन इक्वल टू k,
और g फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, तो यहां से क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? अगर g डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू? ग्रेटर। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है g इनवर्स के, तो x मोर देन इक्वल टू c, ये इसका क्रिटिकल रीजन है। यही फंक्शन gx है मेरा। अब ये g अगर मोनोटोनिक है तो g अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो x लेस देन इक्वल टू k इज द क्रिटिकल रीजन, क्योंकि g उस तरफ चला गया, g इनवर्स k हो गया, उसको c बोल दो, तो x लेस देन इक्वल टू c इज द क्रिटिकल रीजन। अगर g मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो x मोर देन इक्वल टू c इज द क्रिटिकल रीजन। तो यहाँ क्रिटिकल रीजन ये होगा x मोर देन इक्वल टू c बाय लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट बाय नीमन पियर्सन लेमा, बाय नीमन पियर्सन लेमा, इस तरह क्रिटिकल रीजन आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये क्रिटिकल रीजन नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कभी भी इसका साइज 0.1 आएगा ही नहीं। आप चेक करके देखो, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करो कि c के जगह आप चाहो तो 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, 4 रख के देख लो, 5 रख के देख लो, मिनिमम साइज आएगी 0.60 जब c को आप 5 लोगे। उसके बाद साइज होगा 0.7, 0.8, 0.9, 1। तो हमें साइज को 0.1 करना है। तो यहाँ मैं बताया तो था, आप रेगुलर रहेंगे, रेगुलर नहीं है तो वीडियोस देखिए ना, जो डिस्कशन हुआ है उसका वीडियोस देखिए, और फिर उसका नहीं समझ आ रहा फिर पूछिए कि वहाँ क्या है ना। जैम के कोई क्वेश्चन में डाउट है, बैच 3 वाले वीडियो देखिए, गेट के क्वेश्चन में डाउट है, बैच 6 वाले वीडियो देखिए, उसमें है, और नहीं समझ आ रहा फिर पूछिए। तो यहाँ मैंने बताया था 1/6 ले लो, x मोर देन इक्वल टू 5 और 0 व्हेन x लेस देन 5, ये हमारा टेस्ट फंक्शन है। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ साइज जो निकलता है, जब हम टेस्ट फंक्शन लिखते हैं तो साइज निकलता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x इज अंडर h0 इज साइज। अब चेक करो ये कितना आएगा, x माइनस 5 का तो 5 x माइनस 1/6 है 5x की वैल्यू, तो 1/6 इनटू प्रोबेबिलिटी एट दिस, प्रोबेबिलिटी एट दिस आ जाएगी 0.6, तो ये 0.1 आ जाएगा, 0.60 अपॉन 6 0.1 हो गया। तो ये हमारा टेस्ट फंक्शन है, ये नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन बोलते हैं इसको। और अब पावर चाहिए तो पावर निकालो, पावर इज एक्सपेक्टेशन 5x अंडर h1, फिर से एक्सपेक्टेशन लो अंडर h1, तो 1/6 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अंडर h1, तो 0.72 अपॉन 6 0.12। हाँ, अभी इतने सारे ग्रुप में कितने बच्चे 85 इस ग्रुप में गेट वाले में, उधर और भी बच्चे रिकॉर्डिंग वाले अलग है, वो अलग है। और ये लोग क्या एंड में सबके डाउट आएंगे, अभी जब एग्जाम के 4 दिन पहले अभी डिस्कशन कर रहे हैं तो सबको ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि सबको ये लगता है कि मुझे आता ही है या मैं खुद कर दूंगा या कर दूंगी, जितने बच्चे हैं। और अभी 4 दिन पहले सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर डाउट पूछेंगे, ये है। लेकिन उसमें वो ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो करें। पहली बात, बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं तो उनको आइडिया ही नहीं है कि उनका क्या लेवल है, एग्जाम का क्या लेवल है, ये चीज है। हाँ जी बताइए, तो इसका आंसर 0.12 है। क्यों है? क्योंकि 0.72 अपॉन 6 0.12। नेक्स्ट बताइए। तो 2020 में और किसी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बताइए। किसी का नहीं है? चलो बहुत अच्छा, ट्राई करो, अभी ट्राई करोगे तो डाउट आएगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो डाउट जरूर आएगा, ये है। ठीक से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। बाकी 20, 21, 22, 23 इनमें अगर कोई डाउट तो बताओ। 22 में क्वेश्चन नंबर 63। 22 में 63।
पहुंच गया मैं। जैम पे आ गया 22 था ना, ओके। कौन सा 63? हाँ ओके। A point pxyz is a point which is nearest to the origin, ठीक है, lies on the intersection of the surface this and this. तो इसको हम पूरा सॉल्व कर देते हैं, हालांकि पहले बता रखा है, हिंट दिया हुआ तब सॉल्व नहीं किया था शायद, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। देखो बाकी लोगों का डाउट नहीं तो बाकी लोगों ने कर दिया होगा, बताइए जिन लोगों ने कर लिया उनका आंसर कि pxyz पॉइंट है जो नियरेस्ट है ओरिजिन के। तो मतलब पहली बात कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से मिनिमाइज करना है और ये जो पॉइंट है ना pxyz वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे है। तो ध्यान दो आप, p का कोऑर्डिनेट है x, y, इन दोनों को सॉल्व करके z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई, फाइन, ये है। अच्छा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है कि एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, यही है। मतलब ये हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई जेड था, अभी मैं जेड ही लिख देता हूं, तो दिस ये इन दोनों कर्व पे है ना, दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पे है, तो दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से इक्वेशन एक ये निकल गया है। तो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, जो कि मैं लाग्रांज मल्टीप्लायर यूज करना चाहता नहीं हूं, तो मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा। देखो तो यहां से बताइए डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू ओरिजिन, ये तो पता है आपको, P टू ओरिजिन x स्क्वायर प्लस हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मुझे इसको मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन नियरेस्ट है ना, तो मुझे एक्चुअली ढूंढना क्या है, देन द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट P, मुझे D ही निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर है D। D क्या होगा, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, D क्या है, बट कंडीशंस हैं कुछ साथ में, यू हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, ये साथ में गिवन है आपको। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो इसको दो वेरिएबल का फंक्शन बनाते हैं। सो डी स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी, दोनों कर्व सेटिस्फाई, पी पॉइंट दोनों कर्व पे है, तो यहाँ से भी जेड निकाल के आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ से जेड निकाल के, जो आपको कंफर्टेबल हो। तो वो मुझे इजी लग रहा है, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये डी स्क्वायर है, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, यहाँ भी है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, ये कंडीशन मुझे गिवन है। तो मैं लाग्रांज मल्टीप्लायर यूज करता हूं, तो जी एक्स वाई हो जाएगा। देखो मैं डी को मिनिमाइज करूं या डी स्क्वायर को मिनिमाइज करूं, क्रिटिकल रीजन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इससे डिफरेंशिएशन करना आसान है, तो मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, ये रहता है। अब मुझे इस g फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो g फंक्शन को जब मैं मिनिमाइज करूंगा तो मुझे ये जो g फंक्शन है इसको हम मिनिमाइज करेंगे। तो इसको जब हम मिनिमाइज करेंगे g फंक्शन को, तो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगी, उन पॉइंट्स पे हम d की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे किस पे स्मॉलेस्ट आता है। चलिए ट्राई करते हैं। सो gx इज 2x प्लस, यहाँ सॉल्व करेंगे 2 टाइम 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 1, तो बेटर है इसको माइनस 1 लिखने के बजाय यही माइनस कर देता हूं। ठीक, तो ये आ गया। फिर जी वाई निकालेंगे,
सो 2y माइनस 2 1 माइनस x माइनस 1 यही आएगा। और g लैम्बडा निकालेंगे तो g लैम्बडा यही चीज आती है कि जो पहले से है आएगी यही चीज है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 4 और इन तीनों को पुट कर देना है 0 के। अब लाग्रांज मल्टीप्लायर में क्या अपना पर्पस होता है, यहाँ से पर्पस होता है सॉल्व करना, x निकालना, y निकालना, फिर लैम्बडा निकालना, ये तीनों सॉल्व करने हैं आपको। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं। लैम्बडा कहाँ गया मेरा, मैंने लैम्बडा थोड़ा सा गलत कर दिया ना, लैम्बडा को मैंने वो कर दिया, एक मिनट, यहाँ थोड़ा मिस हो गया ना, ये इसको डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं मैंने। तो प्लस में क्या आता है, ये लैम्बडा आगे प्लस लैम्बडा वाई, ये भी तो आएगा, यहाँ से आएगा प्लस लैम्बडा एक्स, ये भी तो करना, इसको पूरा डिफरेंशिएट करना था ना मुझे। देखिए एक बार, नाउ इसको आप 0 पुट करो, क्या होगा। तो पहले तो आप इन दोनों को ना एक काम करते हैं, इन दोनों को ठीक से सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब ठीक से मतलब पहली इक्वेशन जो है समथिंग टाइम x आएगी, समथिंग टाइम y आएगी और इक्वल टू समथिंग आएगी। बताओ वो समथिंग क्या है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ x का प्लस 2 हो जाएगा, 4x हो जाएगा बस। तो सो 4x प्लस ये x का कोएफिशिएंट 4 है ना, अब y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ से -2 2y और यहाँ लैम्बडा है, मतलब 2 प्लस लैम्बडा टाइम y इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, लैम्बडा माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ से -2 और यहाँ से लैम्बडा, तो इधर भेज देते हैं, तो इस तरह भेजेंगे तो 2 माइनस लैम्बडा हो जाएगा। सेम चीज इसके साथ करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ रहेगा, यहाँ से 2 प्लस लैम्बडा इंटू x, और y का कोएफिशिएंट वैसे ही होगा 4y इज इक्वल टू, यहाँ से भी सिमिलर ही आएगी 2 माइनस लैम्बडा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा, एक तो मेरा x बराबर y तो नहीं आ जाएगा, देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करके यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। ये तो इजी है ना सॉल्व करना, आप लोग जानते होंगे एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से x निकालिए लैम्बडा के टर्म में, y निकालिए लैम्बडा के टर्म में। तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, अब फिर वो जो आएगा xy उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। और जब ये लैम्बडा मिल गया तो यहाँ एग्जैक्टली x एग्जैक्टली y मिल जाएगा, और ये दोनों मिल गया तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा मेरा। तो ये इतना काम बचा है, बताइए क्या होगा। यहाँ से x निकलेगा लैम्बडा का टर्म में, y निकलेगा लैम्बडा का टर्म में, वो xy यहाँ यूज होगा, ठीक। और उस xy उसको यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से लैम्बडा निकलेगा, कोई नंबर आएगा पर्टिकुलर, मान लो 2 आ गया, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है -2 आएगा, चेक करके देखिए एक बार। तो सो वो आ जाएगा, उसके टर्म में फिर xy आ जाएगा, और xy देखो जो भी आता है, और उसके बाद ये आ जाए। सॉल्व कर पाओगे या मैं करूं इसको? हाँ कर लूंगा। बताइए, तो ट्राई करके देखिएगा, नहीं आ रहा तो फिर बताइए मुझे आंसर। लैम्बडा और ये इन तीनों से xy आ जाएगा, यहाँ पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लंबा अप्रोच नहीं, आसान ट्राई करें तो आसान अगर देखें हम, तो ये मैंने यूज किया लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, है ना, ये है। दूसरा मेथड ये है इसका, दूसरा मेथड ट्राई करते हैं कैलकुलस से। तो कैलकुलस के हिसाब से सोचेंगे तो ये प्लेन की इक्वेशन है ना, तो प्लेन की जो इक्वेशन होती है, इन दोनों प्लेन के मतलब ये, हालांकि ये वाला प्लेन है, उससे x इक्वल टू y आ रहा है, x इक्वल टू y आ रहा है, ओके। सो x इज इक्वल टू y आ गया, ओके। लैम्बडा कुछ नहीं आया,
कुछ कंडीशन आ रहा होगा। दोनों से कैंसिल ओके ठीक है, तो हो चेक करना, फिर भी आप देख लेना क्या आता है। तो यहाँ से आएगा तो पुट कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर xy इक्वल आ रहा है तो x² + 2x + 4, अच्छा x² + 2x + 4 हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करें कुछ रूट में आएगा वैसे मुझे मतलब। और मुझे क्या जरूरत है यहाँ पे, इसको और खोलेंगे तो क्या होगा, 2x² 2y² इस तरीके से बनेगा ना। इसको खोल भी सकते हैं आप चाहें तो उसको खोलेंगे तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ से, हाँ थोड़ी आसान हो जाएगा क्योंकि 2x + 2y उस तरीके से 2xy, अगर इस d² को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता तो क्या बनता, ये मेरा जो d² है पहले से x² + y² है, और ये बनता a² + b² + c² + 2ab, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2ab -2x -2xy प्लस, अच्छा -2y + 2xy, है ना। तो ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से 2xy की वैल्यू या 2 कॉमन लेंगे तो x + y यहाँ से आ जाएगा xy के टर्म में। तो x + y प्लस x x + y + xy = -4 है, तो वहाँ पे पुट कर सकते हैं। हाँ तो उसमें थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ये xy हट के xy x एंड y में आ जाएगा आंसर, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से x × y निकाल के आप यहाँ रख दो तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, कोई एक तो रिड्यूस समहाउ करना तो पड़ेगा, यहाँ से xy तो निकालना पड़ेगा। तो सिंपलीफाई करके देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा तरीका है कि मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूँ। देखो दूसरा तरीके से मैं ट्राई करूँ तो मैं उस प्लेन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें सेकेंड अप्रोच ट्राई करें तो कैलकुलस से इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि XYZ पॉइंट है जो नियरेस्ट है ओरिजिन के। एक्चुअली 3D है ना, थोड़ा ग्राफ बनाना भी इसका डिफिकल्ट होता है। तो ये वाला जो प्लेन है ना, ये तो ये वाला प्लेन है, ये x को 1 पे काट रहा होगा, y को 1 पे काट रहा होगा, z को 1 पे काट रहा होगा, इस तरह ये ओरिजिन है। तो ये इस तरह का प्लेन है, इसे क्रॉस रखा हुआ है। तो ये जो प्लेन है ये वाला है। और दूसरा z बराबर xy + 5, तो जैसे x 0 है तो y 5, y 0 x 5, ओके। तो लीनियर xy दोनों में, उसके इंटरसेक्शन पे है, ठीक है। XYZ जैसे है। अब क्या करना है मुझे, इसको मिनिमाइज किसको करना था, x² + y² और z² को। अब अगर कोई पॉइंट, इस पे आपने पढ़ा है कि एक पॉइंट से एक प्लेन का डिस्टेंस, ये आपको याद है फॉर्मूला। जैसे एक पॉइंट है, लेट्स से x0 y0 z0, और यहां से लेके इस प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा, प्लेन पे पॉइंट बिठा के फिर हाँ, x0 + y0 + z0 -1/√3। तो ये इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस है। अब मेनली मुझे ये पॉइंट जानना है कि ये पॉइंट कौन सा है। तो ये पॉइंट एक्चुअली इन दोनों पे है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बनाएंगे तो वही एक इक्वेशन बनेगी, है ना।
अरे लेकिन ये पॉइंट तो मेरा which is nearest to origin है ना। अच्छा ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया ना वो, ओके। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/√3 आ जाएगा इसका। ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो 1/√3 आ, मतलब ये अगर 0 0 0 मैं ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालूं तो ये आएगा, लेकिन मुझे ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जो इस लाइन पे है, मतलब इस प्लेन पे है ना। ऐसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो रहा है नहीं, which nearest to origin। करना ही पड़ेगा इसको मिनिमाइज, बाद मैथमेटिकली करेंगे तो यही पे आना पड़ेगा, तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये करके देखो, इससे आंसर आ जाना चाहिए। अलग लेंदी है लेकिन क्या पता उसी, क्योंकि सिलेबस में तो लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है ही, तो उसी पे बनाया हो, तो इसको कंप्लीट करो आगे, देखो क्या आता है, नहीं तो फिर बताओ नहीं आता है तो। नेक्स्ट बताइए, और कोई डाउट किसी को है तो। 19 20 21 20 23 किसी में भी। सर लैम्डा इक्वल टू 2 आ रहा है। लैम्डा, ये तो ऐसा होगा x इक्वल टू वाई और लैम्डा इज इक्वल टू 2। अच्छा तो लैम्डा 2 रखने में x क्या मिल रहा है? लैम्डा 2 रखने में चलो सब दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँ तो हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन में कि जैसे 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 टाइम 2 प्लस लैम्डा x 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर y और यहाँ 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टाइम, साइड में दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट माइनस कर देते ना सर। अभी नहीं है ना, रुको, राइट साइड में इक्वल है। अच्छा हाँ तो यहाँ से जब आप डिफरेंस अगर ले रहे होंगे तो क्या बनेगा वहां से, अगर डिफरेंस आप लोगों तो क्या बनेगा? 4x वो आ रहा है 4x प्लस y इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 2 प्लस y 2 माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा माइनस 2y बराबर 0, यही आ रहा ना। तो यहाँ से आएगा 2 माइनस लैम्डा एक्स माइनस वाई बराबर 0, ये आ रहा है। अगर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ से दो चीजें हैं, या तो इससे नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, इससे ऐसे नहीं करना। तो यहाँ से क्या एक्स वाई एक्सप्लिसिटली उसके टर्म में आएगा। अच्छा इसको देखते हैं इससे क्या मिलता है, तो ये ठीक है। ऐसे यहाँ से आता 4 टाइम, नहीं ये तो 4 ही है एज इट इज, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करें या 16 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम, 16y और यहाँ 8 माइनस 4 लैम्डा। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी। y की वैल्यू क्या निकलेगी, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से आएगा 4 माइनस 8, तो 4 लैम्डा घटाइए, 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर ऐसे पर कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो वैसे कैंसिल होगा। y कॉमन लेने के बाद आ रहा है अपॉन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्या बनेगा y के कोएफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 16। तो उसको आप ओपन कर सकते हो चाहो तो, कितना बन जाएगा
लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 4 और माइनस 16 तो माइनस 12। ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से y क्या आ गया, लैम्बडा के टर्म में आ गया। एक्चुअली यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि y की वैल्यू लैम्बडा के टर्म में मिल गई। क्या मिलेगी देखिए, तो इसमें अगर माइनस आप कॉमन ले लोगे ना तो ये लैम्बडा माइनस 2 का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है ये। और यहाँ पे फैक्टराइज कीजिए इसको, होगा 6 दूने 12, यस। सो लैम्बडा माइनस 2 और लैम्बडा माइनस कितना, तो दोनों भी तो 8 हो जाएगा, तो वैसे तो नहीं बनेगा। हाँ फैक्टराइज 4 माइनस 6 2 8 हो जाएगा, डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं होगा ये। ये सही है ना, देखिए हाँ ये सही है। लैम्बडा माइनस 2 और लैम्बडा प्लस 6 ये फैक्टर है। अब देखिए यहाँ से पता है क्या पता चल रहा है, तो ये लैम्बडा ये कट जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ लैम्बडा माइनस 2 अपॉन लैम्बडा प्लस 6। तो यहाँ से ये पता चला कि लैम्बडा माइनस लैम्बडा 2 नहीं हो सकता, तो यहाँ से ये पता चला x बराबर y हो जाएगा। और वो y क्या है, ये है, ये लो। यहाँ से क्या पता चला, मैंने कैंसिल किया तो यहाँ से ये पता चला लैम्बडा 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लैम्बडा अगर 2 हो गया तो 0.01 हो जाएगा। 0.0 हो जाएगा। हाँ तो वैसा हो नहीं सकता, तो यहाँ लैम्बडा 2 हो नहीं सकता है, तो x बराबर y होना पड़ेगा। तो आप यहाँ से अगर x भी निकालेंगे तो भी यही निकल के आएगी। अब सॉल्व करके देखिए, तो ये xy मुझे एक्सप्लिसिटली मिल गया। अब इस xy को यहाँ रखो। अब तो पहले तो इक्वेशन बन रहा है 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वहां पुट करो, आप लैम्बडा निकलेगा यहाँ से, ये एक्स स्क्वायर की जगह ना आप इसमें x के प्लेस पे ये वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करके लैम्बडा निकलेगा। मैं तो कह रहा था यहाँ से लैम्बडा निकलेगा, बता रहा हूँ। जैसे ये अभी मैंने कहा यहाँ से x निकालो, x निकाल दिया मैंने लैम्बडा के टर्म में, y निकालो, y निकाल दिया लैम्बडा के टर्म में। अब ये x और ये y यहाँ रखोगे तो यहाँ से लैम्बडा मिलेगी, और जो ही आपको लैम्बडा मिल गया, इसका क्या मतलब है कि x भी मिल गया और y भी मिल गया, तो क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे। ठीक, तो पुट कर दो, आ गया आंसर। तो उसके बाद रूट निकाल लेंगे बस हाँ, लैम्बडा यहाँ से आ गया तो xy मिल गया, xy मिल गया तो यहाँ पुट कर दो, ये आंसर d स्क्वायर है तो d आ जाएगा, खत्म। करो इतना लगाने में, यही थोड़ा सा ही कैलकुलेशन लैम्बडा में आ जाता है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा, लेकिन एक मेथड ये भी है सॉल्व करने का। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से इतना कर दिया, आगे कीजिए, इसको यहाँ पुट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, लैम्बडा क्वाड्रेटिक बनेगी, लैम्बडा में लैम्बडा की 2 वैल्यू आएगी। ध्यान रखना लैम्बडा माइनस 2 नहीं हो सकता, लैम्बडा 2 नहीं हो सकता, दूसरा वाला आएगा, तो उससे आंसर आएगा। चलिए, अगर आप लोगों के सारे डाउट्स हो गए, कोई और बचा तो बताइए किसी का, नहीं तो कल से मैं 2018 गेट का पेपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, 18, 17, 16, 15 इस तरह से। इसमें 38 का है, 38 नंबर क्वेश्चन, लेकिन वो स्मॉलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है, मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा उसकी थ्योरी आपको देखनी पड़ेगी। आप डाउट पूछो मुझसे, डिस्कस करो कि मतलब क्या डाउट है, उससे क्या ना सही रहेगा कि हाँ लगेगा कि ट्राई करके आए हैं, ये चीज है। तो वो डिस्कस करो कि दिक्कत क्या है। यार इसमें पहले से बना के रखे हैं तो टिक करके रखे हैं, तो वो सब। सर जी 2021 का क्वेश्चन नंबर 23 डाउट था। तो अभी आप लेट हो गए, अब 2020 ये है ना, तो ये तो इसका है। अब ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम, फोटो भेजिए ग्रुप में। एक ग्रुप में है सर। हाँ, ग्रुप में फोटो भेजो, फिर देख सकते हैं ये चीज। जो भी इनके डाउट है, गेट 19, 20, 21, 20, 23 पांचों पेपर में जो भी डाउट है फोटो लेके भेजो, ट्राई करते हैं। अब जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया, आराम से ट्राई करो, 1-2 साल तक ट्राई करो, जब तक एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए। इस बार क्वालिफाई करना था, अभी ट्राई करो, नहीं तो आराम से 2 साल बाद करना।
भेजा है ग्रुप में। सर इसमें y और x1 एंड x2 निकालना है ना, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका फॉर्मूला था ना, एक क्या था? हाँ, बट किसी ने किया हो तो बताए, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। नहीं मैंने खुद सॉल्व किया, मैच हो रहा है। आप देखिए उसमें वापस जाइए, जब मैंने मल्टीप्लेक्स के फॉर्मूला लिखाए थे, जो पार्शियल और मल्टी, जो लास्ट क्लास थी, जो मैंने जब मल्टीवेरिएट कैलकुलस मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, मल्टीवेरिएट एनालिसिस का, तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस का लास्ट क्लास जो मैंने लिया था उसमें ये सॉल्व किए थे। आप देखिए वहाँ आंसर भी आया हुआ है। तो आपको यही निकालना है। y क्या है आपके पास? ये मतलब y x1 x2 है ना, तो y x1 x2 x3 होता है, उस तरह y है। तो जैसे आप फाइंड करते थे x1 का, जैसे y और x1 एंड x2 ही निकालना है। हाँ वही निकालना, आंसर उससे मैच करेगा। आप फाइंड कीजिए, मैंने खुद कैलकुलेट किया, आप वीडियो देखिए, उसमें आंसर भी आया है, सेम ही आएगा। ये 38 जो आपने भेजा है, इसमें क्या है कि यू एस यू वी ट्रांसपोज है, एस यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स है, और तो रैंक ऑफ m इज 1। देखो s डिसाइड कर देगा m के बारे में, क्योंकि u भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना। तो s के बारे में जो भी पूछ रहा है, s के बारे में चेक करो। जैसे m का रैंक बोल रहा है, तो s का रैंक निकालो, चेक करो s का रैंक क्या है, तो s का रैंक 2 है, तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि रैंक m और s का इक्वल रहेगा। दूसरा बोल रहा है ट्रेस ऑफ m ट्रांसपोज m 4 होगा, तो पहले m ट्रांसपोज m मैट्रिक्स देखो क्या बनेगा। तो m ट्रांसपोज m जब बनाओगे ना, तो यहाँ m ट्रांसपोज m देखो क्या बनेगा। m ट्रांसपोज m लिखोगे आप, तो m आपका था दिस, तो m ट्रांसपोज लिख देता हूँ, ये बनेगा v s ट्रांसपोज u ट्रांसपोज, और m खुद है u s v ट्रांसपोज। u ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स खुद ट्रांसपोज होता है, तो v s ट्रांसपोज s v ट्रांसपोज, ये दोनों। अब s ट्रांसपोज s मैट्रिक्स निकाल सकते हो, S दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो S ट्रांसपोज S निकालिए, और इसका चेक कीजिए ट्रेस क्या है। तो जो S ट्रांसपोज S का ट्रेस होगा, वही ट्रेस M ट्रांसपोज M का होगा। तो इसके पीछे क्या वो थ्योरम है, आपने सिमिलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा। सो दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स आर सिमिलर मैट्रिक्स। तो सिमिलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू इक्वल होते हैं, ट्रेस इक्वल होते हैं, डिटरमिनेंट इक्वल होते हैं, लगभग वो है। तो ये स्टोरी है, दिस मैट्रिक्स वाला। हाँ, सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सेम इसका है, C के लिए है, जो मैट्रिक्स बोल रहा था, यहाँ इन्वर्स लगा देते हैं, यहाँ तो निकाला ही है मैंने, अब इसका इन्वर्स ऑपरेट कर देंगे। तो जो ही इन्वर्स ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ इन्वर्स ऑपरेट कर देते हैं, तो इन्वर्स ऑपरेट करेंगे तो V ट्रांसपोज, अब इन्वर्स क्या, AB का इन्वर्स उल्टा हो जाता है, तो V ट्रांसपोज का इन्वर्स, यहाँ S का इन्वर्स, S ट्रांसपोज का इन्वर्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, V इनवर्स। अब देखो ट्रांसपोज इनवर्स सेम ही होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आप जानते हैं ना, अगर A ऑर्थोगोनल है तो V ट्रांसपोज बराबर V इनवर्स होता है, ठीक है। ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स। हाँ, तो ये ट्रांसपोज इनवर्स के इक्वल है, ये बन गया V, इसको और सिंपलीफाई कर लो, तो S इनवर्स, और यहाँ पे क्या है, या इसको एक साथ भी रख सकते थे आपने, यहाँ से SS ट्रांसपोज तो निकाले होंगे ना, तो एक काम करो ना, काहे वो कर रहे हो, इनवर्स की बात कर लो सीधा सीधा। मैं तो यहाँ जब लिख रहा हूँ तो S ट्रांसपोज S का सीधा सीधा इनवर्स लिखो, तो S ट्रांसपोज S तो आपने निकाल ही रखा है, तो ये ट्रांसपोज ही लिख लो इनवर्स को। तो S ट्रांसपोज S यहाँ निकाल रखा है B ऑप्शन के लिए आपने, तो B ऑप्शन के लिए जब निकाला है तो उसी का इनवर्स कर दो यहाँ पे। अब फिर से जो मैट्रिक्स C ऑप्शन में है, उसकी लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू वही होगी जो इसकी होगी, तो इनवर्स निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, है ना। आप इसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, S ट्रांसपोज S B में तुमने चेक किया होगा ना, ट्रेस क्या है मैट्रिक्स निकाल के, तो उसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है, तो S ट्रांसपोज S के इनवर्स, अच्छा आगे वो भी था, इनटू M ट्रांसपोज भी था, एक मिनट यहाँ पूरा नहीं किया हमने, इनटू M ट्रांसपोज भी तो है C ऑप्शन में, तो M ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, M ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये तो लिखा है M ट्रांसपोज यहाँ पे, ये तो V S ट्रांसपोज U ट्रांसपोज, अच्छा ये तो आसान हो जाएगा फिर, तो ये तो V ये मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, और V यहाँ से ब्रेक करो, S इनवर्स S ट्रांसपोज का इनवर्स S ट्रांसपोज U ट्रांसपोज, अरे तो ये तो आइडेंटिटी हो गया फिर, तो आ गया V S ट्रांसपोज V ट्रांसपोज आ गया। तो S
इनवर्स का जो प्रॉपर्टी होगा वही सी ऑप्शन में होगा। तो एस तो बता रखा है ना। अब पता है आपको सिंगुलर वैल्यू निकालना आता है किसी मैट्रिक्स का? एस की सिंगुलर वैल्यू कैसे निकालें? दो यहाँ पे क्या है, जो सी ऑप्शन में है सिंगुलर वैल्यू जिस मैट्रिक्स का सी में बोल रहा है ये वही होगा जो एस इनवर्स का होगा। अब एस इनवर्स का सिंगुलर वैल्यू निकालने से पहले आप एस का सिंगुलर वैल्यू निकालोगे। एस का सिंगुलर वैल्यू कैसे निकालोगे? कोई बताइए, हाउ टू फाइंड सिंगुलर वैल्यू ऑफ एस? कैसे फाइंड करते हैं आप किसी मैट्रिक्स का सिंगुलर वैल्यू? जब ये पता नहीं होगा सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना। अच्छा ए और डी रिलेटेड है, ए में रैंक निकाला था आपने, डी में नलिटी निकाल रहे हो। रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एडी का एडी रिलेटेड है ए और डी ऑप्शन कि रैंक पता है 2 है एस का, और एस में कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम है, तो नलिटी 0 हो जाएगी उसकी, क्योंकि है ना ये ट्रांसपोज लगा हुआ है लाइक 3x2 का मैट्रिक्स एक्चुअली एस। तो 2 कॉलम है तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो डी भी फॉल्स है, ए भी फॉल्स है, ठीक है। अब सी का जो है, सी में हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन मेरा ये है, बस इसमें इतना फंसा है कि हाउ टू फाइंड सिंगुलर वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। बताओ जी जरा मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ सब लोग कि व्हाट इज सिंगुलर वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। जो लोग रिवाइज किए उनको याद होगा, पढ़ाया तो मैंने है ही। अभी कुछ लोग ये भी बोल सकते सर पढ़ाया नहीं आपने, पता नहीं। अब जो लोग रेगुलर क्लास में थे लाइव में या रिकॉर्डिंग जिन्होंने देखा उनको पता है। तो ये मैंने पूरी आई थिंक एक क्लास है फुल, एक क्लास 2 घंटे मैंने सिर्फ सिंगुलर वैल्यू ही पढ़ाए थे, और ये क्वेश्चन भी तब भी कराया था। वो वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन वहां भी करा रखा है मैंने उस वीडियो में। देखो फर्स्ट टाइम मुझे भी कोई क्वेश्चन में सोचना पड़ता है। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आप पूछ रहे हो, अगर मैं क्विकली बता पा रहा हूँ मतलब इसको पहले मैंने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन। अदरवाइज कोई नया क्वेश्चन आता है तो मुझे भी सोचना पड़ता है, जिससे आपको सोचना पड़ता होगा। तो सेम चीजें हैं, अगर मैं क्विकली कोई क्वेश्चन बता पा रहा हूँ इसका मतलब पहले मैंने वो कर रखा है, तो वो ईजी है मेरे लिए। फिर सेम आपको भी यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि जब आप घर पे बहुत सारे क्वेश्चन करके जाओगे और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्विकली रिस्पॉन्स कर पाओगे अगर आपने उस तरह क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं। तो नहीं किए तो आपको सोचना पड़ेगा, ये चीज है। हाँ तो क्वेश्चन ये है, आइगन वैल्यू निकालना सब लोग जानते हैं, सिंगुलर वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहली बात तो कोई मुझे बताओ सिंगुलर वैल्यू होता क्या है, और दूसरी बात हाउ टू फाइंड द सिंगुलर वैल्यू। जी सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड है क्या कुछ? मैट्रिक्स नहीं वैल्यू से हो जाएगा। कोई बताओ, कोई भी, सब भूल गए। स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन मैंने पढ़ा था लेकिन चलो आइगन वैल्यू दो। अच्छा किसका आइगन वैल्यू निकालना पड़ता है? देखो सिंगुलर वैल्यू कहीं नहीं आइगन वैल्यू से आती है, किसके आइगन वैल्यू से आती है? चलो तो यहां से S ट्रांसपोज S निकालो, ठीक है। वो जो मैट्रिक्स आएगा आपका S ट्रांसपोज S तो है हमारा 3x2, तो S ट्रांसपोज क्या आएगा 2x3, तो ये आएगा 2x2। इसके आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। तो S ट्रांसपोज S की जो आइगन वैल्यू होगी, तो सिंगुलर वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन भी है जो मैं लिख रहा हूं, यही डेफिनेशन भी है, स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ S ट्रांसपोज S, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है
कि जब किसी मैट्रिक्स का 3 और 1 आ रहा है। तो पहले S ट्रांसपोज S मैट्रिक्स निकाल लो, तो इसकी आइगन वैल्यू अगर 3 और 1 आ गई तो जो S की सिंगुलर वैल्यू होगी वो होगी √3 और 1। ठीक, तो S की जो सिंगुलर वैल्यू क्या है √3 और 1। इससे बहुत कुछ थ्योरी समझ आ जाएगा आपको। तो यहां से क्या बोला है इन्होंने कि लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दिस इज 1। तो ये गलत कह रहे हैं, मतलब सी वाला भी गलत ही है, इसका मतलब गलत है। चेक कर लो आप, सही निकाला गलत निकाला आपने, आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा अभी मैं इसकी बात, एक मिनट, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हमें कहाँ पे देखना था? हमें S इनवर्स की बात कर दी। ओ सो S इनवर्स की सिंगुलर वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? S की सिंगुलर वैल्यू आपने निकाला है अभी, है ना? कितना आया है? √3 और 1। S ट्रांसपोज S का आइगन वैल्यू आया था 3 और 1। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। S ट्रांसपोज S का आइगन वैल्यू आया 3 और 1, तो S की सिंगुलर वैल्यू आ गई √3 और 1। तो S इनवर्स की सिंगुलर वैल्यू क्या क्या होगी? 1/√3 और 1। 1/√3 और 1। ऑप्शन में ये बोला हुआ है, हमें यहां डिसाइड करना है S इनवर्स के बारे में। तो S इनवर्स का ये हम वो लिख रहे थे M ट्रांसपोज M इनवर्स M ट्रांसपोज, वो इसके सिमिलर है और इसके सिमिलर है तो S इनवर्स। तो ठीक तो है, सही है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1/√3 और 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। 1। तो C सही ऑप्शन है, मतलब C इज अ ट्रू ऑप्शन, क्योंकि वहां पे S इनवर्स आ रहा है यहाँ पे। तो C इज अ ट्रू ऑप्शन। अब B चेक कर लो आप, M ट्रांसपोज M मैट्रिक्स निकाल ही रखा है, ट्रेस कितना आप सही बता ही रहते हैं यहाँ से। तो आपने बताया 3 और 1 इसका आइगन वैल्यू है, ट्रेस भी इसका 4 है। B C सही ऑप्शन है, B and C देख लीजिए। हो गया। BC ऑप्शन सही है। बस हो गया सॉल्व। देखिए तो सिंगुलर वैल्यू क्या होता है कि आइगन वैल्यू का रूट होता है। किसके आइगन वैल्यू का रूट? भाई मैंने क्या लिखा है, मैं S की सिंगुलर वैल्यू कैसे निकाला हूं? S ट्रांसपोज S निकाल के उसके बाद जी, आपको जब भी S का सिंगुलर वैल्यू चाहिए तो S ट्रांसपोज S का आइगन वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर रूट लो। और आइगन वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, सिंगुलर वैल्यू हर मैट्रिक्स के पास होती है। सो एवरी मैट्रिक्स M क्रॉस N की कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उसके पास सिंगुलर वैल्यू जरूर होगी, बट आइगन वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। तो ये S ट्रांसपोज S हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना? क्योंकि S अगर M क्रॉस N का है तो S ट्रांस ये क्या होगा? M क्रॉस N की मैट्रिक्स मिलेगी हमेशा। चेक कीजिए, है ना? तो इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू निकलेगा, इसका रूट ले लो तो वो आपको सिंगुलर वैल्यू दे देगी। ठीक है, चलिए टाइम भी हो गया है, किसी का कुछ बचा हुआ देख लीजिए। कल मैं डिस्कस करूंगा, तो कल 9 to 11 जो क्लास होगी गेट 2018, तो देखो एक पेपर पे गेट मैथमेटिक्स का डिस्कशन होगा। गेट मैथमेटिक्स में वो क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिक्स के हैं हम वो डिस्कस करेंगे, स्पेशली हमारे सिलेबस से जो रिलेटेड है, मतलब मैथ्स पोर्शन भी डिस्कस करूंगा वो जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको सिलेबस का एक एक वर्ड याद हो, तो आप सिलेबस प्रिंट करा के अपने टेबल पर रखिए, हर बार सोने जा रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, उठ रहे हैं देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया सिलेबस क्या है। तो अभी हम कल डिस्कस करेंगे गेट 2018 का। तो 18 तक गेट मैथमेटिक्स के पेपर होते थे जिसमें स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते थे। तो जो गेट स्टैटिस्टिक्स का इस बार सिलेबस है उस टॉपिक के क्वेश्चन जो गेट 2018, गेट 2017, इस तरह से हम लोग 5 तक डिस्कस करेंगे, 2005 तक। तो कल 2018 गेट मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस होगा, वो क्वेश्चंस जो अभी गेट स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में है, ठीक है? तो ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।